तो मेरे मोबाइल के अंदर सुबह ही मैंने कैप्चर किया। मैं नरवाना रोड की तरफ जा रहा था। अभी आपने सर ने बात की है पूनम सैनी जी का जो एरिया है सर, ये है ओम नगर। रहे 7 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर जेजेपी में भी कुछ टाइम आपने बिताया, फिर कांग्रेस में आए। तो मतलब अब नेक्स्ट लूट खसोट की राजनीति यहाँ चली हुई थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आरजे विनोदैया। और दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है उनका कोई परिचय कराने के वो मोहताज नहीं है, क्योंकि उनको बच्चा, बूढ़ा और जवान जींद के अंदर सब जानते हैं और हरियाणा की राजनीति के अंदर अहम चेहरा रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर का नाम है प्रदीप गिल जी। सर नमस्कार। नमस्कार दैया साहब, कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल सर। सर हमारा बेसिकली क्या है कि अभी जींद के अंदर जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ बीजेपी सरकार का कि लोकतंत्र का जो गला घोट रखा था, लगातार 1.5 साल से निकाय चुनाव लंबित था। और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये छोटी इकाई का, जैसे सरपंची से लेकर के निकाय का चुनाव जो है, ये क्षेत्र के विकास के लिए सबसे मेन कड़ी माना गया है। चाहे वो पंचायती राज को उठाकर देख लो, चाहे निकाय को देख लो, एमसी चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं, जिला पार्षद चुने जाते हैं। वो उस क्षेत्र की कहीं न कहीं आवाज़ उठाने में सामर्थ्य रखते हैं। कहने का मतलब है कि शाखाएं होती हैं राजस्व को चलाने के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस सरकार ने किस प्रकार से सरकारी तंत्र को हैवी कर रखा था, क्योंकि कोई भी एमसी, कोई भी सरपंच, कोई भी मेंबर, जिला पार्षद अब नहीं था पिछले 1.5 साल से। तो आराम से लूट खसोट की राजनीति यहाँ चली हुई थी। आप जींद का तो बुरा हाल आपने देखा ही होगा। जब चेयरमैन था, जब भी बंदरबाट थी, कमीशन खोरी थी, और अब तो खुलेआम जो है ना अफसरशाही थी। बिल्कुल। चलिए मैं एक बार अपने सवालों की तरफ आता हूँ जी। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आप पहले इनेलो के अंदर रहे, 7 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर जेजेपी में भी कुछ टाइम आपने बिताया, फिर कांग्रेस में आए। तो मतलब अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट की बात नहीं है। हम लोकदल में तो मैं चौधरी देवीलाल जी के टाइम से उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। चौधरी देवीलाल के जाने के बाद लंबे समय तक पार्टी सत्ता में नहीं रही, और लगातार मुझे जो जिम्मेवारी मिली, मैंने भी दिल से वहाँ काम किया, संगठन में काम किया। लंबे समय तक मुझे बड़ी जिम्मेवारियों पर भी रखा गया, लेकिन वो परिवार उन्होंने खुद भी जो है ना तोड़ दिया। सत्ता के लालच में किस प्रकार से तांडव हुआ वो आपने देखा है। किस प्रकार से 2 परिवार अलग हो गए, एक परिवार 2 परिवारों में बट गया। इसी प्रकार से हमारे जैसे नौजवान जो कहीं न कहीं लगातार उस परिवार के साथ, संगठन के साथ, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें भी अपने फैसले करने पड़े। और बात रही जेजेपी की, जेजेपी में भी मैं इसलिए गया क्योंकि हमने इन नौजवानों को किस दूसरी तरह से देखा कि भाई कहीं न कहीं नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, नई विचारधारा से काम करेगी, नौजवान के लिए काम करेगी, किसान के लिए काम करेगी, कमेरे और मजदूर की बात करेंगे। चौधरी देवीलाल की प्रतिमूर्ति कही गई थी कि भाई चौधरी देवीलाल की प्रतिमूर्ति बन करके हम प्रदेश में, मतलब कहने का मतलब है कि जो देवीलाल जी थे उनके नज़रिए से पार्टी को चलाया जाएगा। जी जी जी। लेकिन आप लोगों ने देखा ही है किस प्रकार से जो है ना जेजेपी का भी रुख बदला। जेजेपी ने भी अपने स्टैंड से अलग होकर के कहीं न कहीं जिस बीजेपी के खिलाफ उन्होंने वोट मांगा, उसी बीजेपी के साथ जो है ना सरकार में शामिल हुई। देन मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो विपक्ष है, जैसे कांग्रेस का विपक्ष हम मानते हैं, क्योंकि अभी विपक्ष के नाम पे सिर्फ कांग्रेस है, लेकिन जो मूवमेंट होनी चाहिए जींद के अंदर वो नहीं हो रही। क्योंकि 7 साल से जो बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर, जो जींद है, जो हमारी राजधानी बोला जाता है, राजनीति की राजधानी, और कुछ लोग बोल रहे हैं उसको राजधानी बनाने का, उसका विकास बीजेपी कैसे कर रही है? देखिए, आप बिल्कुल इस कैमरे को जब गली मोहल्ले में लेकर के जाएंगे, अब निकाय चुनाव आ गया है, आप हर गली में, मोहल्ले में, आप वार्ड में, आप सेक्टरों में घूमेंगे, तो आपको जींद की दुर्दशा आपके कैमरे के सामने लानी पड़ेगी और लोगों को दिखाना पड़ेगा। और लोग तो वो भुगत रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार में भी जहाँ बंदरबाट देखने को मिली, जैसे जवाहर सैनी जी की धर्मपत्नी जब यहाँ चेयरमैन थी,
चेयरमैन और जो है ना विधायक के अंदर किस प्रकार से तनातनी थी, आपको अच्छे से पता है, लोगों को अच्छे से पता है कि वहाँ कमीशन खोरी पर कितना बंदर बाट पर लड़ाई होती थी। वो सारा जींद की जनता ने देखा है। अगर मैं विकास की बात करूँ तो एक बारिश थोड़ी सी भी हो जाए तो जींद के विकास की धज्जियां उड़ा। मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर सुबह ही मैंने कैप्चर किया, मैं नरवाना रोड की तरफ जा रहा था, अभी आपने सर ने बात की है पूनम सैनी जी का जो एरिया है सर, ये है ओम नगर, आप देख सकते हैं जी जी। और कुछ वीडियो मैंने इंटरनेट पे भी डाली हुई है, मैं एक बार दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो पूनम सैनी जी का जो एरिया है ओम नगर, जवाहर सैनी जी का जो एरिया है, आप देख सकते हैं गोवा जैसा माहौल है, हर जगह पानी ही पानी। मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत पहले ही मेरी फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी मैंने डाला था, और ये बात बहुत पुरानी हो गई। उस टाइम भी मैंने डाला था कि वहाँ किस प्रकार गंदगी के ढेर लगे हुए थे, किस प्रकार वहाँ सड़क में गड्ढे थे, यानी सड़क नहीं थी, गड्ढों में ही सड़क थी, ये मान करके चले जो आप दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जींद की जनता जानती है। इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, जींद का विकास इन्होंने नाम मात्र भी अगर किया होता तो हम अप्रिशिएट करते इस कैमरे पे। लेकिन अब जींद के लोग फैसला करेंगे, इस निकाय चुनाव में उन्हें मौका मिलेगा। मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से, मेरे से कई पत्रकार साथियों ने, आप जैसे सोशल मीडिया के साथियों ने मुझसे पूछा कि आपको ही क्यों दे। मैंने कहा मेरी एक बात को लेकर प्राथमिकता है। मैं नौजवान हूँ, मेरा यहाँ बचपन बीता है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इन्हीं गलियों में बड़ा होकर के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे यहाँ के दुख तकलीफ, यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ की मूलभूत ज़रूरतों का बड़े अच्छे से आभास है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही बेस्ट हो सकता हूँ, मुझसे बेस्ट कोई हो सकता है। अगर कोई जींद के लिए काम करे तो लोग उसे चुने। मेरे तो प्राथमिकता इस बात को लेकर के है, जो घरानों में पॉलिटिक्स आकर के बैठ गई, जैसे कि मैं विधायक पुत्र मिड्डा साहब हैं तो मिड्डा साहब ही एमएलए बनेंगे, मतलब एक चेहरा बन गया राजनीति। मांगेराम गुप्ता जी के या बृजमोहन सिंगला जी के बेटे रहे तो उन्हीं को टिकट मिलेंगे, उन्हीं को एमएलए बनाया जाएगा। अगर इन घरानों ने इस जींद का कुछ सुधार किया होता तो हम मान लेते कि बार बार इन्हें ही आगे लाना उचित रहेगा, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से आज जींद की ये दुर्दशा है। मैं तो ये कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो बेहतर हो उसे चुने, लेकिन हमें पछतावा ना करना पड़े कि हम फिर से कोई इस तरह का चुनाव कर लें। दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि वे चेहरा बदलो, तस्वीर बदलो और शहर को बदलो, क्योंकि मौका हर एक इंसान को एक बार जरूर देना चाहिए। ठीक है। सेकंड बात मैं आपको बता देता हूँ, बात चल रही थी जवाहर सैनी का जो एरिया है, मतलब वीडियो देखने के बाद शायद मेरे पास फ़ोन भी आएगी, भाई इस तरीके की वीडियो ना किया करो। मैं बता दूं उनको कि मैं पहले 4 वीडियो वहाँ की कर चुका हूँ। जवाहर सैनी का खुद का जो एरिया है सर ओम नगर, वहाँ पे 2 साल से पानी नहीं आ रहा और गड्ढे इतने हैं, चाहे उसके अंदर आप तैर के देख लो, पानी खड़ा हो रहा है इतना। ये सब आपकी डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम लोग एक एक चीज़ पे अगर बात करेंगे तो ये इतनी लंबी हो जाएगी। जींद के लोग अच्छे तरह से जानते हैं। आप और तो और जिन सेक्टरों में आप आज घूम रहे हो, अभी आए हो जहाँ सेक्टर में, इन सेक्टरों के अंदर भी ब्लॉक बिछा दिया गया। सेक्टर हुआ करते थे, रोड बना करते थे, अच्छे रोड्स होते थे, लेकिन वहाँ पर भी ब्लॉक बिछा करके इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ थी। यहाँ सिर्फ बंदर बाट के अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये जींद की जनता जानती है। पानी का मुद्दा हो, सीवरेज का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो, गली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर यह सरकार विफल रही है। और खुद विधायक जी भी कई बार कहते मिले हैं कि मेरी चलती नहीं। भाई अगर सरकार में चलती नहीं तो सरकार में रहने का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। आप गद्दी पे रह करके मलाई भी खाना चाहते हैं और गद्दी को भी कोसना चाहते हैं। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा अभी के अभी, क्योंकि जो काफ़ी सवालों की 4-5 सवाल है मेरे, वो रह जाएंगे फिर, मतलब मन की मन में नहीं रहनी चाहिए, है ना। महिला रिजर्व है जी। अब जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो धर्मपत्नी थी, उनका नाम मैं भूल गया, वो राजनीति वीरेंद्र सिंह करते थे, प्रेमलता जी, उनकी राजनीति उन्होंने की। सेकेंडली जवाहर सैनी जो वाइफ थी उनकी, पूनम सैनी जी, उनकी राजनीति भी जवाहर सैनी जी ने की। मतलब अगर हम देखें तो आसपास 2-3 उदाहरण और मिल जाएंगे। तो अभी महिला रिजर्व है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दोबारा से बता दूं कि मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जा रहा हूं। 2010 में पहली बार मेरी धर्मपत्नी जो है ना चुनाव लड़ी। हमारी वो पहली इलेक्टिव पॉलिटिक्स थी, मैं ये कहूँगा। और जब वो वार्ड रिजर्व हुआ तो मैंने उन्हें आगे किया, वो लड़ी। वही
सभी काम करे उन्होंने अपनी कलम से। मैंने सिर्फ सजेशन तो दे दिया कि बेहतर ये हो सकता है। देखिए ये तो गाड़ी के दो पहिए हैं, घर चलाने के लिए भी दोनों का सजेशन लेना जरूरी है। हर चीज़ में मैं उनके बैकएंड पे तो खड़ा होकर के उनको कोई चीज़ बात बता सकता हूँ, लेकिन जिला परिषद में भी उनको राइट्स थे, उनको सारा खुद से उन्होंने डिसीजंस लिए। हाँ, ये एक ज़रूरी था कि हम लोग बैठ करके, क्योंकि वो राजनीति में नहीं थी, उनका पहला एक चुनाव था, पहला एक कदम था, उसमें मेरा दायित्व बनता था कि मैं उन्हें कदम कदम पर गाइड करूं। और जो बेहतर था, वैसे तो उस वक्त पे जितनी जो है ना हमें ग्रांटें मिली, वो बैठ करके हम लोगों ने तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया, बताया कि यहाँ पर इस चीज़ की मूलभूत ज़रूरत है, जो उनसे छूटी वो मैंने बता दी। इसमें तो कोई बुराई है नहीं, मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। जी जी, वो करना भी चाहिए। वो वैसे भी अपने घर चलाने के लिए क्या हम करते नहीं, लेकिन उनको पूरे राइट्स होने चाहिए। कोई भी चुन करके आए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम चुन करके आए, कोई भी चुन करके आए, उनके राइट्स तो आज वो पढ़ी लिखी हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी कम पढ़ा लिखा हो, उसको भी उसका हस्बैंड उसे बता सकता है, ज्ञान दे सकता है कि भाई ये चीज़ ऐसे ना होकर ऐसे हो जाए तो बेहतर हो जाए। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन भी तो हम लेते ही हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ये ना करें कि एकाग्रता से हम एक अधिकार से हम ये कहेंगे जो काम करेंगे वो मैं ही करूँगा, जो पास होगा वो मुझसे ही होगा। उनको राइट्स होने चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए उससे। बिल्कुल बिल्कुल, हम होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि कुछ दिन पहले दिग्विजय जी ने एक घोषणा की है कि दोबारा से वही घोषणा की है, जींद को हरियाणा की राजधानी बनाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में, बताइए, और कब तक बन जाएगी? मैं तो उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि दोबारा से जींद उन्हें याद तो आया। अगर दोबारा से जींद याद आया तो अभी भी सरकार उनकी है। राजधानी तो बहुत दूर की बात है, जींद की सुध लेकर के आज उनको काम करना चाहिए। मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उनके साथ नौजवानों की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी करी है। मैं ये नहीं कहता कि वो अगर वो काम करें तो हम उनका अप्रिशिएशन करें, अप्रिशिएट करें उनको, लेकिन आज जींद में किस प्रकार से हुआ ये उन्हें भी पता है। और सिर्फ कहने से नहीं, अब धरातल पर काम की जरूरत है जींद को। अब बातों से पेट हमारा नहीं भरने वाला। बिल्कुल। देखो दोस्तों, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो मैं भी काफ़ी सालों से यहाँ रह रहा हूँ, करीबन मेरा जन्म ही लगभग जींद ही हुआ है। सेकेंडली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी बातें करने के बजाय अगर प्रैक्टिकली उन पर काम किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इसीलिए हम एक नेक्स्ट ऑप्शन भी चुनना चाहेंगे, आने वाले समय के अंदर मैं उसकी ओपनिंग करूँगा। बाकी अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप मैदान में क्या क्या मुद्दे लेकर उतर रहे हैं वो बताओ मेरे को। सर, मुद्दा एक नहीं है। आज नौजवान के लिए जहाँ शिक्षा का मुद्दा है वहीं चिकित्सा का मुद्दा है, जहाँ सफाई का मुद्दा है वहीं पानी का मुद्दा है, जहाँ गली का मुद्दा है वहीं रोड का मुद्दा है, और जहाँ आज के दिन सबसे बड़ी ज़रूरतें हमें दिखती हैं कि हर वार्ड के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। आज हमने नए नए पोर्टल तो बना दिए, आज हमने नई नई चीज़ें तो ला करके ऑनलाइन दिखा दी, भाई फैमिली आईडी बनेगी, फला होगा। इन पोर्टलों का कोई प्रॉपर यूज नहीं हो रहा। 31 के 31 वार्डों में अगर हमें चुना गया, कहीं ना कहीं हमें दायित्व मिला, तो हम डोर स्टेप पर अपनी इस सर्विसेज को पहुँचाने का काम करें। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, युवाओं की भी फौज है, मेरे साथ नौजवान काम कर रहे हैं। हमारे पास, हमें पता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम बांट के कर लें तो वो सेकंडों में हो सकती है। अगर एक ही जगह किसी चीज़ की पावर को दे करके उसको सिर्फ हम ही करेंगे, उससे बात नहीं बनने वाली। आपको वार्ड के अंदर जा करके उन नौजवानों से पूछना पड़ेगा कि इस वार्ड में हमें क्या करना चाहिए, और उस पर हमें अमली जामा अगर पहनाएंगे तब बात बनेगी। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि डोर स्टेप पे राजनीति जानी चाहिए। उन लोगों के दरवाजे पे हम हो, ना कि वो हमारे दरवाजे पर खड़े होकर लाइन में वेट करें। गिल साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब अगर हम देखें युवाओं का जो अगर इनकी जो शक्ति है, माइंड लेवल है, डोर स्टेप की जो बात आती है वहाँ जाकर हम उनसे बात करें कि क्या क्या दिक्कतें, परेशानी और क्या क्या सुविधा हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, तो अच्छे तरीके से इन्वेंशन हो सकता है सरकार के अंदर। और नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा। एमएलए साहब ने एक बार महंगाई की तरफ बोला था कि मैं महंगाई की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। सर, महंगाई की तरफ वो क्यों जाना चाहेंगे? उन्हें तो अच्छे भत्ते मिलते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि आज जो 300 रुपये लीटर जो आज सरसों का तेल हो गया, उस गरीब आदमी से जाके पूछो जिसकी दिहाड़ी 500 या 700 रुपये ही है, उसे जब अपने घर में एक सब्जी बनानी पड़ती है, दाल बनानी पड़ती है, तब भी उसे छोंक तो लगाना पड़ता है। अगर वो सरसों के तेल का भी छोंक लगाता है तो भी आज के दिन। एक और चीज़ ऐड करता हूँ जी। मीडा साहब ने ये कहा
कि मैं महंगाई की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि महंगाई जहां बढ़ रही है वहां लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। सर मैं इस बात से बिल्कुल उनको खुली डिबेट करना चाहता हूँ। हम लोग नौजवान हैं, अब ऐसे बरगलाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस कोविड में जो तुमने बार बार कोविड कह करके इस जनता के सारे व्यापार खत्म कर दिए, रोजगार खत्म कर दिए। जहां किसान तो मरा ही पड़ा था इस प्रदेश में, देश में, लेकिन 2-3 इकाइयां थी, जैसे छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार भी कह सकते हैं उसको, कहीं छोटा मोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति, कोई जहां यहाँ से जा करके किसी ने होंडा में काम कर रखा था, अदर सेक्टर में काम कर रखा था। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नौकरियां गई हैं मिलने से अलग। आज ये कह रहे हैं कि इनकम बढ़ी है, पूछ के देखो ना। आप व्यापारियों के पास जाइए, जब कोविड था, जब कोविड की पहली लहर आई और दूसरी लहर आई, मैं तो अपने से बता सकता हूँ कि लोगों ने अपने आप में क्या सोचा। मान लिया मैंने ये शर्ट ले रखी थी 3 साल पहले, तो मैंने जब कोविड में मेरा सारे व्यापार बंद हो गए, तो मैंने क्या सोच लिया, मैंने ये सोच लिया कि भाई अब आपा ने शॉपिंग नहीं करनी, आपा ने कोई और शर्ट नहीं खरीदनी, मैं इसी में काम चला लूंगा। तो क्या दिक्कत आई? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इसको आप बारीकी से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा व्यापार कैसे गिर गया। भाई साहब, अगर जाकर होंडा में चेक करना, मेरे साथ नौजवान पूरे हरियाणा का जुड़ा हुआ है, होंडा के हजारों लड़कों को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? अब जैसे वहां पर जब आगे बिक्री नहीं होगी, भाई कोविड में बिक्रियां बंद होगी, अब नई मोटरसाइकिल क्यों लेगा आदमी जब रोजगार ही उसका खत्म हो गया? तो नई मोटरसाइकिल नहीं लेगा तो उसका बनना भी बंद होगा, मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी, मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी तो वहां रोजगार चले गए। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया। यानी वो चीजें इतनी बुरी मार पड़ी है, अगर लोगों की नब्ज टटोलोगे, एक बार किसी व्यापारी के साथ बैठकर चर्चा करोगे तो जिसकी किस्तें थी, किस्तें नहीं दी गई उन लोगों से। बिल्कुल। इस पूरे 2 साल 3 साल के अरसे में कमर तोड़ महंगाई हुई और व्यापार की भी उसी तरह कमर तोड़ दी गई। और वो जो कह रहे हैं कि वही तनख्वाहें बढ़ गई, वो बढ़ गई होंगी, इनकी विधायकों की बढ़ गई, MP MLAs की बढ़ गई। भाई साहब देखो, इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। मैं बिल्कुल खुले में डिबेट कर सकते हैं हम लोग। अब ये कहने से बात नहीं चलेगी कि भाई कह के आपने पीछा छुड़ा लिया। अब खुले में आइए, मैदान में आइए, चर्चा कीजिए, आंकड़े बताइए, कितने रोजगार दिए गए, इस जींद के अंदर कैसे रोजगार दिए गए। अरे दुर्भाग्य है इस पूरे प्रदेश का, जहाँ ठेकेदारी प्रथा लाके खड़ी कर दी तुमने। एक ठेकेदार जो खुद अनपढ़ है, वो MA पास लड़के का इंटरव्यू ले रहा है। व्हाट द हेल? किस ओर जा रहा है देश? सिर्फ एक चीज पे बांट दिया, हिंदू और मुसलमान, और जाति को जाति से लड़ा दो, धर्म को धर्म से लड़ा दो। हम पेट की लड़ाई लड़ते लड़ते आज धर्म की लड़ाई पे आ गए। बिल्कुल। शुरुआत में देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अगर बीजेपी ने बोला था कि भाई कोविड के टाइम पे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, थोड़े दिन में हम और नौकरियां लेके आएंगे, अभी इन्होंने एक उद्योग निगम नाम का एक पोर्टल खोला है जिसके अंदर हम बेरोजगार लोग वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन आज अखबार के अंदर यह आया है कि वो लोग चाहे 20 साल नौकरी करे, वो कभी पक्के नहीं होंगे। सर ये देश को ना इतने गर्त में ले जाने का काम कर रही है। एक चीज आपने नहीं बोली, मैं बोलता हूँ। नौजवान होने के नाते एजुकेशन पर मेरा बोलना बहुत जरूरी है। एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे पता है अच्छे से। हमेशा हमने देखा कि सरकारें यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूलों को अनुदान दिया करती थी, ग्रांटें दिया करती थी। अब एक नई चैनलों के माध्यम से जो है ना, अखबारों के माध्यम से मैं पता चला कि अब लोन देगी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटियों को लोन देगी, कॉलेजेस को लोन देगी, स्कूलों को लोन देगी। किस ओर देश जा रहा है समझने की जरूरत है नौजवान साथियों को और मेरे जींद और पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को। जिस प्रकार रेलवे को जो है ना अडानी को दे दिया गया, जिस प्रकार बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को दे दिया गया, जिस प्रकार अदर सेक्टर्स को दे दिया गया, उसी प्रकार मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर 2 साल में रिजल्ट देखना। जो करोड़ों का अनुदान दिया करती थी एजुकेशन को, वो लोन जो दिया जा रहा है, उस लोन को इनके लुटेरे खाएंगे। जो ऊपर बैठे लोग हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो कुछ ना कुछ खाना पूर्ति करके, दिखावे करके भी ये काम कर दिया, वो कर दिया, और उस लोन को ये डकार जाएंगे। लोन खड़ा रहेगा उस संस्था के ऊपर, फिर उस संस्था को कोई ना कोई प्राइवेट आदमी उसको ये बेच देंगे, उसको ये ठेके पे दे देंगे। इनका मकसद ये है कि इस देश को पेट की लड़ाई,
लड़ने से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। इस देश को ना पढ़ाना है और ना इस देश को आगे बढ़ाना है। इस देश को हिंदू और मुसलमान और जात के साथ सिर्फ इस बात पे कई बार बड़ा दुख होता है, नौजवानों को भी देखता हूँ कि वो लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पर किस तरह से जो है ना सोशल मीडिया पे लिखते हैं। अरे भाई, श्री राम ने हमें पैदा किया, भगवान ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, जीसस ने हमें पैदा किया। जो शक्ति है वो है, वो किसी ने देखी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो हमारे में फर्क करता तो शायद वो उस धर्म को, उस जाति को पैदा ही ना करता, धरती पे ना उतारता। जातियां तो हमने बना दी, किसी ने, भगवान ने तो ठप्पा लगा के भेजा नहीं हमें। लेकिन इनका मकसद क्या है, इस मकसद को पहचान लिया तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो ना मैं कुछ कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता। ये देश गर्त में जाता हुआ मैं दिख रहा है। तो प्रदीप जी, इस बात पे, बेरोजगारी की बात पे, एक मेरे को छोटी ही बात, लाइनें याद आ गई कि वे बेरोजगारी के अंदर खाली होती बस्ती है, बेरोजगारी के अंदर खाली होती बस्ती है और यहाँ पर सिलेंडर महंगा और दारू सस्ती है। जी बिल्कुल। देखिए, फिर से कह रहा हूँ, इन लोगों ने नशे की तरफ धकेल दिया नौजवान को। आज मैं जो है ना, कल मेरे पास, मेरे यहाँ हल्के में लोचब गांव है, वहाँ के नौजवान आए हुए थे। आप बिलीव नहीं करोगे कि वो सुर्खियों में है वो गाँव। और इवन देन पंचायत ने पकड़ करके, पंचायत ने एक जो बेचने वाला था उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया, हमारे यहाँ कप्तान साहब के हवाले कर दिया। और वो 2 दिन के बाद वहीं जो है ना अपने घर पे दिखाई दे रहा है। यानी उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो छोटी मोटी धाराएं लगा करके कर दिया होगा, वो जमानत पे अपने घर चला गया। यानी कि अगर मैं बात करूं आज की डेट में इस देश के अंदर, क्या आपने जो बोला वो एक्चुअल है कि नहीं है, मैं बताता हूँ। यहाँ शिक्षा का स्तर नीचा और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान और जात पात का स्तर ऊंचा है। और कोई बात नहीं है मेरे भाई, ना ही कोई नए कॉलेजेस इन्होंने बनाए, ना नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई, ना नए कोई ऐसे साधन इस जींद या इस हरियाणा को दिए जिससे रोजगार बढ़े। रोजगार घट रहे हैं। मेरे साथ आंकड़ों पे ये बात कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, बीजेपी सरकार ने खिलाड़ियों से जो नौकरियाँ छीनी हैं, क्योंकि स्पेशली हरियाणा जाना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, अपने उत्पादन के लिए जाना जाता है, किसानों के लिए जाना जाता है, मेहनत के लिए जाना जाता है। तो अभी बीजेपी सरकार ने कुछ टाइम पहले करीबन 4500 तो कलरकट आए हैं और थोड़े दिन पहले 1518 स्पोर्ट्स कर्मचारी हटाए। सरकारें बना करती थी। हाँ। और सरकारें उन नौजवानों को आगे बढ़ाया करती थी, रोजगार दिया करती थी, बड़े बड़े प्रोत्साहन राशियां दिया करती थी। आपके माध्यम से भी सुन रहे हैं और अखबारों के माध्यम से भी सुन रहे हैं, नौकरियां तो देने की दूर की बात, उन्हें नौकरियों से हटाया जा रहा है, उनके भत्ते ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं। ये सारी बातें जनता तो जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो जात पे, धर्म पे, मजहब पे हम फिर अटक जाते हैं और फिर इन्हें ये आभास करा देते हैं कि ये जनता कुछ नहीं चाहती, सिर्फ यही बातें चाहती है। हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर नहीं उठे तो बार बार ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरे जींद का विकास होना चाहिए, मेरे ज़िले का विकास होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, हमारे प्रदेश का विकास होना चाहिए। उसके लिए बदलाव ज़रूरी है। बदलाव में कोई प्रदीप ज़रूरी नहीं, बदलाव में जो आपको उचित लगे, बट बार बार हमें पछताना ना पड़े, बार बार हमें ये ना सोचना पड़े कि इस बार भी हमसे चूक हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो इतना जानते हैं कि हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। वी आर नॉट ए गॉडफादर इन पॉलिटिक्स। मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा। अध्यापक के घर में जन्म हुआ, मेरी रुचि थी तो मैं इस फील्ड में काम करता करता यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज भी नेचुरल सी बात बताऊँ, आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कुछ भी बोल दूँ उसमें कोई फ़ायदा नहीं। ठीक बात। नेचुरलिटी जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो हमारे दिमाग में है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मुझे यहाँ की दुख तकलीफ पता है, यहाँ के जो है ना युवाओं की समस्याओं का पता है, नौजवानों की जो ज़रूरत है उसका पता है, मातृशक्ति की जो नीड है उसका पता है। लेकिन हमें एक ही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पता नहीं मुझे मौका मिले ना मिले, किसको मौका मिले, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बदलाव चाहते हैं तो फिर अपने आप से बात ज़रूर करें और वो बदलाव लेकर के आए, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना मजहब पे। वो इंसान चुने, बेहतर इंसान चुने जो आपके जिंद के लिए काम करे। प्रदीप जी, सिर्फ लास्ट बात मैं आपसे करना चाहूँगा। मेरे को एक चीज़ बताइए, जेजेपी के तो ये दिग्विजय जी और कुछ दिन पहले इलाहाबाद चुनाव थे, दिन क्या महीनों पहले थे, ओपी धनखड़ जी ने, दोनों ने एक
मेरे को मतलब बयान दिया था, इंटरनेट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि जींद आड़े काचे काट के जब तो बीजेपी आई है। इसका जवाब दो मेरे को। जींद आड़े काचे काट गए, हाँ। जींद आड़े काचे इनके विधायक तो काट गए होंगे, इनके जो पदाधिकारी हैं वो काट गए होंगे, जींद आड़े इनके जो और संघ के आदमी होंगे वो काट गए होंगे। भाई जो आम आदमी जिसकी कमर तोड़ दी, उनसे जा कर के ये चैनल ये माइक लेकर के जाओ, आपको वो बताएंगे कि जींद के लोग कितने काचे काट गए या कितने इन्होंने गर्त की तरफ धकेल दिए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहूंगा तो विपक्ष कह रहा है। अब ले जाइए इस चैनल को, इस कैमरे को बिल्कुल जनता तक जाते हैं तो और आपको पता चले। लोग बताते हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई काले कपड़े की बढ़ी है, क्योंकि लोगों के प्रदर्शन के अंदर वो काले कपड़े से उनका विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा काला कपड़ा बिक रहा है। तो प्रदीप जी, लास्ट में एक संदेश मैं आपसे लेना चाहूंगा जनता के लिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, और मेरी प्राथमिकता ये नहीं है कि मुझे किसी कुर्सी पे बैठना है। ठीक बात है। मैं आमतौर पर जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मौका मिला। परंतु ये बात मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल जनता को कि यार, ये जींद की बाणी भी बढ़िया, पानी भी बढ़िया, ये जींद पूरे हरियाणा प्रदेश का सेंटर, ये जींद वो हल्का, वो जिला जो सबसे पहले 7 जिले जब हरियाणा प्रदेश 1966 में बना वो बना, लेकिन आज सबसे पिछड़ा जिला ये, तो इसके जिम्मेवार कौन? इसके जिम्मेवार वो चुने हुए प्रतिनिधि, वो चुने हुए बड़े बड़े नेता जिन्होंने अपनी रोटी सेकी और अपने आप को दूसरों के यहाँ गिरवी रख दिया। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी जिम्मेवारी हमने भी अपनी मान लेनी चाहिए कि इनको चुनने में हम ही आगे आए। कभी किसी को भीड़ बनना बंद कर दें, भीड़ ना बने किसी की। अगर भीड़ बनेंगे तो फिर इन लोगों को बार बार यही लगेगा कि हाँ, ये मेरी भीड़ है और ये लोग हमारे लिए काम ना करके सिर्फ हमारे को बरगला करके अपनी राजनीति चमकाएंगे। मैं ये नहीं कहता कभी मेरी भी भीड़ बनो, मैं ये कहता हूँ कि जायज़ जो आदमी काम करने की इच्छा रखता हो, उसकी जो आपका 24 आवर वकालत करने में वकील हो, आपका आगे बढ़ करके आपकी वकालत कर सके, उस व्यक्ति की ताकत बनो, उस व्यक्ति के हाथ बनो। भीड़ बनना बंद कर दें। आज फलां ने कार्यक्रम कर दिया, उसकी भीड़ बन गई, आज उसने कर दिया, इनको फिर से ये लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर दिया। इनको जो ना करे उसकी औकात बता दो। दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास की बात नहीं, हमें विकास धरातल पे चाहिए, और जो अब तक गायब था उसको हमारे पास चाहिए। और जींद की अगर हम बात करें तो रैली स्थल बन के रह गया है। जो हमारा जींद का स्टेडियम करोड़ों रुपए लगाकर वो स्टेडियम बनाया गया था, जिसको हम एकलव्य स्टेडियम कहते हैं, वहाँ सिर्फ रैली होने के सिवा कुछ नहीं होता। वहाँ अगर आप ध्यान से जाकर देखो तो आपको उसकी खस्ता हालत की मालूमियत पड़ेगी, और खिलाड़ियों के साथ क्या कर रहे हैं, पूरा हरियाणा के साथ क्या कर रहे हैं बीजेपी, वो आपको पता चलेगा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द पूरी जनता के हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे हमारे साथ प्रदीप गिल जी, जिन्होंने अपने विचार आपके समक्ष रखे, और ऐसे ही एक अच्छी शख्सियत के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। और अभी निकाय चुनाव घोषित हो चुके हैं और साथ में वीडियो आती रहेंगी, आपसे मिलते रहेंगे। अपने विचार प्यारे प्यारे कमेंट नीचे डालते रहना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सभी को। जय